गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर आज अपना पॉइंट जो है कैपिटल, पूंजी क्या होती है। पूंजी के बारे में अगर अपन बात करें तो देखना भाई, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन बोलती है व्यवसाय के मालिक द्वारा, व्यवसाय के मालिक द्वारा लगाया गया धन या माल पूंजी कहलाती है। देखो भाई, जब भी कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है या उसका स्वरूप निकलकर बाहर आता है तो होता क्या है, दो चीजें होती है, एक तो व्यवसाय और दूसरा व्यवसाय का ओनर, व्यवसाय का मालिक। जब भी कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, व्यवसाय का जो मालिक होता है वो बिजनेस को चलाने के लिए या तो कोई धन लगाता है अर्थात अमाउंट इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई माल अर्थात इस बिजनेस को चलाने के लिए इसमें कोई वस्तु वगैरह खरीद कर लाता है। तो बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए अगर वो कोई या तो धन लगाता है या माल लगाता है तो इसे ही अपन किसका नाम देते हैं, पूंजी का नाम देते हैं, कैपिटल का नाम देते हैं। दूसरी बात, अपन थोड़े आगे चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट के बारे में, शब्दावली के बाद में थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे। जो वर्डिंग्स चल रही है अकाउंट्स के अंदर, इस वर्डिंग से आगे जाएंगे तो वहां पर कंसेप्ट्स आते हैं, लेखांकन अवधारणाएं आती है, तो अवधारणाओं में अपन बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अलग अस्तित्व की अवधारणा। देखो भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अपन देखें तो अपने को क्या लगता है कि बिजनेस किसका है, बिजनेस के मालिक का है, और बिजनेस के मालिक का उसके ऊपर पूर्ण कंट्रोल वगैरह रहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सामान्यतः अगर अपन जाकर बात करें तो अपन होता क्या है, अपन ये सोचते हैं कि बिजनेस के अंदर और बिजनेस के मालिक के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अलग अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है कि बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस विच आर एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक की। अर्थात अगर अलग अस्तित्व की उदाहरण क्या कहती है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए और अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो भी किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक की। इसलिए अकाउंटिंग करते टाइम पर केवल और केवल अपने को बिजनेस से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। बिजनेस के ओनर से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब यहां पर बात कर रहे थे अपन कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल होती क्या है, क्योंकि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में बिजनेस के ओनर के द्वारा यदि कोई पूंजी लगाई गई है, कोई पैसा लगाया गया है या कोई माल लगाया गया है तो इसीलिए अपन किसका नाम देते हैं, कैपिटल का नाम देते हैं। बात समझ। इसके बाद लास्ट जब अपन ने असेट्स का पॉइंट पढ़ा था, लायबिलिटीज का पॉइंट पढ़ा था, तो वहां पर दो वर्ड आए थे, एक वर्ड आया था डेटर्स और दूसरा वर्ड आया था क्रेडिटर्स। उनके बारे में अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट रहता है, डेटर्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं देनदार। इसके बाद आगे वाला वर्ड आता है अपना, दोनों को साथ लेकर समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना क्रेडिटर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं लेनदार। देखो भाई,
बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स, अच्छे से समझ में नहीं आता, या कई बार बच्चे रट लेते हैं कि ये डेटर है क्रेडिटर है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इजीली अपन देखते हैं कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। समझने के हिसाब से मैंने एक आगे इनका मीनिंग और निकाला है, देनेदार मतलब देने वाला, और लेनेदार मतलब लेने वाला। समझने के हिसाब से इनका थोड़ा सा और बाइफिकेशन किया अपन ने। देखो भाई, कोई बिजनेस है, व्यापारी क्या करेगा, पहले माल को परचेज करेगा, अब उसके बाद में माल को सेल आउट करेगा, माल का विक्रय करेगा। अब जब भी व्यापारी माल को खरीदता है तो माल को खरीदने के उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो कैश में खरीदे, नगद में खरीदे, या फिर वो क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे। या तो वो नगद में खरीदे या फिर वो उधार में खरीदे। और जैसे ही व्यापारी माल को बेचेगा तो बेचने के इसके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो वो कैश में बेचे, नगद में बेचे, या फिर वो क्रेडिट में बेचे, उधार के अंदर माल का विक्रय करे। देखिए भाई, अगर व्यापारी ने माल का नगद क्रय किया है, माल को नगद में खरीदा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सामने वाली पार्टी के पास गए, वहां से अपन ने माल खरीदा और उस बंदे को अपन ने कैश पैसा दे दिया। ना तो अपन उसके अंदर कुछ मांग रहे हैं, ना वो व्यक्ति सामने वाला जो सप्लायर है वो अपने अंदर कुछ मांग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार व्यापारी माल का विक्रय करता है। विक्रय भी कितने प्रकार से कर सकता है, दो प्रकार से। मान लो अपने पास कस्टमर आया और कस्टमर ने अपन ने कस्टमर को माल दिया, और माल देने के बाद कस्टमर ने अपने को पैसा दे दिया, नगद पैसा दे दिया। इसका मतलब माल का विक्रय कैसे किया अपन ने, नगद में किया। ऐसी कंडीशन में ना तो कस्टमर अपने में कुछ मांगता, ना अपन कस्टमर के अंदर कुछ मांगते। ऐसी कंडीशन में अपने को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब खड़ी होगी, जब अपन उधार के अंदर माल खरीद कर लाए। अगर मान लो अपन अपने सप्लायर के पास गए और अपन ने उसको जाकर कहा, भाई हमें माल की जरूरत है, हमें माल दे दो और पैसा मैं आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लौटा दूंगा। ऐसी कंडीशन में अपन ने माल कैसे खरीदा है, सामान कैसे खरीदा है, उधार के अंदर खरीदा है। ठीक इसी प्रकार मान लो अपने पास बहुत अच्छा एक नॉन कस्टमर आया और उसके पास पैसे नहीं है, उसको माल चाहिए, और अपन ने क्या किया, उसको उधार के अंदर माल बेच दिया। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो बात आती है, कब आती है, या तो अपन ने उधार के अंदर माल को खरीदा हो, या फिर अपन ने उधार के अंदर माल को बेचा हो। ऐसी कंडीशन के अंदर डेटर्स और क्रेडिटर्स का कंसेप्ट निकलकर सामने आता है। देखो भाई, डेटर्स का हिंदी नाम देखा अपन ने देनदार, और देनदार का मतलब देने वाला। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस को पैसा देगा कौन, जिसको अपन ने उधार के अंदर माल बेचा है। अर्थात देनदार को अगर मैं डिफाइन करूं, अपना जो कस्टमर है जिसको अपन ने उधार में माल बेचा, वो अपना क्या बनेगा, डेटर बनेगा। ठीक है। और क्रेडिटर्स का मतलब लेनेदार, लेने वाला। अपने बिजनेस के हिसाब से देखें तो अपने पास से पैसा लेने वाला कौन है, अर्थात वो जहां से अपन ने उधार के अंदर माल खरीदा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना क्रेडिटर। डेटर्स क्या बन गए, डेटर्स की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, वे ग्राहक जिनको व्यापारी द्वारा उधार माल का विक्रय किया जाता है वो व्यवसाय के देनदार कहलाते हैं। जिन ग्राहकों को व्यापारी ने माल का विक्रय उधार में किया है वो व्यवसाय क्या कहलाएंगे, देनदार, अर्थात देने वाले, क्योंकि बिजनेस उनके अंदर कुछ ना कुछ धनराशि मांगता है। फिर बात करते हैं भाई क्रेडिटर्स के बारे में। तो क्रेडिटर्स के बारे में बात करें तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, वे पूर्तिकर्ता, सप्लायर जहां से अपन माल खरीदते हैं, वे पूर्तिकर्ता जिनसे व्यवसाय ने उधार के अंदर माल का क्रय किया है, व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। अब लिखते हैं कि डेफिनेशन आई थिंक समझ में आया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स।
तो डेटर्स क्या हुए? वे ग्राहक जिनको व्यापारी द्वारा माल का वे ग्राहक जिनको व्यापारी द्वारा माल का उधार विक्रय किया जाता है, अर्थात ऐसे ग्राहक जो व्यवसाय के ऋणी हैं, देनदार कहलाते हैं। देखो भाई, डेटर्स के बारे में अपन ने बात की है। डेटर्स होते क्या हैं? वे ग्राहक जिनको व्यापारी द्वारा माल का उधार विक्रय किया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो वे ग्राहक जो व्यवसाय के ऋणी हैं, अर्थात व्यवसाय उनके अंदर कुछ न कुछ धनराशि मांगता है, तो वो क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। फिर बात करते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। तो लेनदार क्या होते हैं? ऐसे पूर्तिकर्ता, सप्लायर, ऐसे पूर्तिकर्ता जिनसे माल का उधार क्रय किया जाता है, माल का उधार क्रय किया जाता है, व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। अब देखो भाई, इन तीनों पॉइंट्स से पहले सबसे पहला पॉइंट किया था अपन ने असेट्स के बारे में। संपत्तियां होती क्या है, तो उसके बारे में बात की थी। संपत्तियां वे हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में क्या होती है? सहायक होती है। डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ असेट्स के बारे में बात की थी। तो 5-6 टाइप अपन एसेट्स के पढ़े थे। स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां। तो जहां पर करंट असेट्स के बारे में बात की थी, तो डेटर्स का अपन ने वहां पर एग्जांपल लिखा था, देनदार का वहां पर एग्जांपल लिखा था। चालू संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जिससे आने वाले एक लेखांकन वर्ष में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात नगद में बदल जाएगी। कौन सी एसेट्स कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। जो कि सामान्यतः डेटर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इनसे भी धनराशि एक वर्ष के अंदर अंदर अपने पास आ जाती है, अर्थात एक वर्ष के अंदर अंदर डेटर्स की राशि क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इसको भी अपन असेट्स मानते हैं। और कौन सी असेट हो जाएगी अपनी? करंट असेट्स के अंदर अपन ने इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखा था। फिर लेनदार, दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने लायबिलिटीज का, दायित्व का। व्यवसाय द्वारा किसी बाहरी पक्षकार को यदि कोई धनराशि चुकानी है तो व्यवसाय के लिए क्या होते हैं? क्या होता है? दायित्व होता है। वहां पर लायबिलिटीज को भी अपन ने 3 भागों में बांटा था। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में अपन ने बात की थी कि ऐसा दायित्व जिसका भुगतान एक लेखांकन वर्ष के बाद करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। शॉर्ट टर्म, इसका दूसरा नाम था करंट लायबिलिटी। ऐसा दायित्व जिसका भुगतान एक लेखांकन वर्ष के अंदर अंदर करना हो, चालू दायित्व कहलाता है। और थर्ड था कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसे दायित्व जो वर्तमान में अपने दायित्व नहीं है लेकिन भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर दायित्व बन सकते हैं, तो संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स के बारे में बात करें तो दायित्व, पहली बात तो पैसा व्यवसाय के द्वारा चुकाना है तो असेट्स तो हो नहीं सकती, क्या कहलाएगी? क्या होगा अपने लिए? लायबिलिटीज होगी। और लेनदार का अपन ने एग्जांपल लिखा था। सामान्यतः भाई अगर अपन देखें तो किसी सप्लायर से अपन माल परचेज करते हैं और माल परचेज करने के बाद उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर अपने को उसको पेमेंट करना होता है। सामान्यतः लेनदार का पेमेंट क्या होता है? 1 वर्ष के अंदर अंदर
कर दिया जाता है तो इस लायबिलिटी को भी कौन सी लायबिलिटी माना जाएगा? करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, अर्थात शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, अल्पकालीन दायित्व। तो अल्पकालीन लायबिलिटीज के बारे में जहां पर अपन ने बात की थी तो वहां पर अपन ने क्रेडिटर्स का एग्जांपल लिखा था। आई थिंक बात समझ आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना बैड डेट्स। हिंदी में इनको बोलते हैं डूबर ऋण। देखो भाई, व्यापारी क्या करता है? माल को खरीदता है और खरीदने के बाद माल का विक्रय करता है। अभी अपन ने लास्ट पॉइंट जब समझा था तब अपन ने बात की थी कि एक व्यापारी माल का क्रय भी कितने प्रकार से कर सकता है? दो प्रकार से, या तो नगद में या उधार में। और माल का विक्रय भी कितने प्रकार से कर सकता है? दो प्रकार से, या तो नगद में या उधार में। देखिए, जैसे मान लो एक बिजनेस है अपना, अपन ने माल को परचेज किया और माल को परचेज करने के बाद अपन माल को सेल आउट कर रहे हैं, या तो कैश में माल को बेचें या क्रेडिट के अंदर माल को बेचें। अगर नगद में माल बेचा तब तो कोई दिक्कत वाली बात है। दिक्कत कब आएगी? जब अपन ने माल उधार में बेचा। उधार में माल अगर बेचा है तो जिस ग्राहक को अपन ने उधार में माल बेचा, व्यवसाय के लिए क्या बन जाएगा? पहली बात तो डेटर्स, देनदार बन जाएगा। जस्ट लास्ट पॉइंट पे अपन ने समझा था, देनदार बन जाएगा। दूसरी बात, अब देखो भाई, व्यापारी ने यदि उधार में माल बेचा है तो दो रिजल्ट हो सकते हैं इसके। क्या क्या? या तो ये कस्टमर अपने को पैसा दे दे या पैसा ना दे। अगर पैसा आ जाता है तब तो ठीक है, और अगर पैसा नहीं आता तो अगर व्यापारी द्वारा ग्राहक को माल का उधार विक्रय किया गया है और उधार विक्रय की दशा में यदि जो ग्राहक है वो व्यापारी को धनराशि नहीं चुकाता है, नहीं देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं, डूबत ऋण। तो बैड डेट्स कब हो सकता है? जब व्यापारी माल का कौन सा विक्रय करे? उधार विक्रय करे। माल का उधार विक्रय करे मतलब पहले क्या बनेगा? वो अपना डेटर बनेगा, देनदार बनेगा। और अगर ऐसा कोई देनदार जो व्यापारी को धनराशि नहीं चुकाता है तो डूबने वाली राशि को अपन कौन सा ऋण कहते हैं? डूबत ऋण, बैड डेट्स कहते हैं। देखो भाई, बैड डेट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि व्यवसायी द्वारा माल का, यदि व्यवसायी द्वारा माल का उधार विक्रय किया गया हो, यदि व्यवसायी द्वारा माल का उधार विक्रय किया गया हो तो ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा राशि वसूल न हो पाना, राशि वसूल न हो पाना ही डूबत ऋण कहलाता है। ठीक है, तो आज अपन ने 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट कैपिटल के बारे में बात की। कैपिटल क्या होती है? व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाया गया धन या माल पूंजी कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात की अपन ने, डेटर्स। यदि व्यवसायी ने ग्राहकों को माल का उधार विक्रय किया है तो ऐसी स्थिति में जिन ग्राहकों को उधार माल बेचा गया है वो व्यवसायी क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे। क्रेडिटर्स, यदि माल का उधार परचेज किया गया, उधार खरीदा गया है तो जिन पूर्तिकर्ता से अपन ने माल का उधार क्रय किया है वो पूर्तिकर्ता व्यवसाय के लिए क्या कहलाएंगे? लेनदार कहलाएंगे। और डूबत ऋण, यदि व्यवसायी ने माल का उधार विक्रय किया अर्थात माल को उधार में बेचा है और ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्राहक अपने को धनराशि नहीं देता है, डूब जाती है राशि, तो उसी राशि को अपन डूबत ऋण, बैड डेट्स कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक वर्डिंग्स चल रही है जो अपन अकाउंट्स के अंदर सामान्यतः यूज लेते हैं, समझ आ रही होगी। बाकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।